In beta hemolytic streptococci, these streptococci produce a clear colorless zone of complete hemolysis. Okay, एक clear colorless जो कि पहले greenish होती थी around the colonies within which erythrocytes are completely lysed. Okay, erythrocytes completely lysed हमें मिलेंगे इसमें, colorless zone मिलेगी clear around the colonies. ठीक है, the lysis of erythrocyte is due to production of two types of streptolysin by the organism, streptolysin O and streptolysin S. Okay, तो lysis of erythrocyte क्यों हो रहा है? क्योंकि production of two types of streptolysin by the organisms के थ्रू दो streptolysin का प्रोडक्शन होना रिजल्ट करता है lysis of erythrocyte को की. The former is destroyed by oxygen and the later is oxygen stable. जो streptolysin O होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डिस्ट्रॉय हो जाता है, और जो streptolysin S है वो लेटर वो रहता है ऑक्सीजन स्टेबल, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी उसका डिस्ट्रक्शन नहीं होता है. ये streptolysin है. ठीक है, ओके. Streptolysin S is responsible for surface colony hemolysis. सरफेस कॉलोनी पे जो hemolysis हो रहा है उसके लिए एस रिस्पॉन्सिबल है. मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक स्ट्रेप्टोकोकाई फॉल इनटू दिस ग्रुप. ओके, पैथोजेनिक स्ट्रेप्टोकोकाई के मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इस ही ग्रुप में लाई करते हैं. दिस इज बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई. ओके, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी इंपॉर्टेंट ह्यूमन इन्फेक्शन. स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन जो कि हम देखते हैं कि केरीज वगैरह के लिए भी हमारे डेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है. तो द स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन दैट कम्स इन द बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई. ओके, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस की यहाँ पे एक पिक्चर भी दी हुई है हमको. ओके, एंड स्ट्रेप्टोकोकाई जो कि हमें देखेंगे ग्राम पॉजिटिव कोकाई अरेंज्ड इन द लॉन्ग चेन्स फॉर्म. Now let's start with the gamma, non-hemolytic. Alpha was hemolytic, beta was hemolytic, and now gamma is non-hemolytic. They produce no hemolysis, and Streptococci faecalis is a typical example. Okay, Streptococcus फेकालिस इसका एग्जाम्पल है. इनके अंदर कोई हेमोलाइसिस नहीं हो रहा है. पहले देख चुके हैं. बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई आर क्लासिफाइड बाय लेंसिफिल्ड serologically into a number of broad groups based on the nature of carbohydrate antigen on the cell wall. सेल की वॉल पे बैक्टीरिया की कौन सा एंटीजन है, उसका नेचर कैसा है, उस कार्बोहाइड्रेट का, उसके बेसिस पे उसको ब्रॉडली नंबर्ड किया है, नंबर ऑफ ग्रुप्स में डिवाइड किया है बाय सीरोलॉजिकली बाय लेंसिफिल्ड. ओके, दिस इज नोन एज लेंसिफिल्ड ग्रुपिंग. इसको लेंसिफिल्ड ग्रुपिंग बोलते हैं. 20 ऑफ विच हैव बीन आइडेंटिफाइड नेम्ड ए टू ई चलता है विदाउट आईएनजी, जो हमने पीछे देखा था इस चार्ट में दिया हुआ है. ओके, एंड बाय precipitation reaction performed with appropriate sera. Okay, a majority of streptococci that produce human infection belong to group A named as Streptococcus pyogenes. Okay, अब इसमें by precipitation reaction performed with appropriate sera हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रेप्टोकोक्स दैट प्रोड्यूस ह्यूमन इन्फेक्शन वो ग्रुप ए को बिलोंग करता है, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हमने ऊपर पढ़ा बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई में स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस है और नॉन हेमोलाइटिक के ए ग्रुप में है. तो हाउ दिस इज हैपनिंग, दिस वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, दीज आर फर्दर सबडिवाइडेड बाय type specific anti-sera into approximately 80 Griffith serotypes. ओके, इनको फर्दर सब डिवाइड किया है ग्रिफिथ सीरोटाइप्स में, जो कि 150 का काउंटिंग है, हमें पीछे दिखा था. बेस्ड ऑन द सरफेस प्रोटीन एंड TR. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द सरफेस प्रोटीन्स के बेसिस पे ये सब है. ओके,
तो भी सरफेस प्रोटीन जो कि MT और R यहाँ पे बताए गए ये क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सब भी हमें पता रहना है। नाउ लेट्स मूविंग टू स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। मॉर्फोलॉजी अगर हम देखें तो इंडिविजुअल कोकाई, ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस का एक और डायग्राम है। इससे पहले हम स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस का ये डायग्राम देख चुके हैं। ये कल्चर वाला डायग्राम है कि कल्चर में वो कैसे दिखेगा। ओके, so let's start streptococcus pyogenes. Morphology देखी हम तो individual cocci are spherical or ovoid, 0.5 to 1 micrometer in diameter and arranged in genes. Okay, cocci हैं arranged in genes है। genes formed is due to successive cell division occurring in one plane and the total cell failing to separate completely. Okay, जीन में क्यों होता है? क्योंकि सक्सेसिव सेल डिवीजन होता है, एक प्लेन में होता है और डॉटल सेल्स जो है वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं कम्प्लीटली, इसकी वजह से होता है। स्ट्रेप्टोकोकाई आर ग्राम पॉजिटिव, नॉन मोटाइल एंड नॉन स्पोरिंग। ओके, नॉन मोटाइल होता है, नॉन स्पोरिंग है। सम स्ट्रेन्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस हैं कैप्सूल कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोरोनिक एसिड। तो कुछ स्ट्रेन्स में हाइड्रोरोनिक एसिड हमें मिलेगा जिसमें कैप्सूल होगा और कुछ में कैप्सूल नहीं होगा। ओके, कैप्सूल हैव कैप्सूल कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोरोनिक एसिड। ओके, कल्चर की हम बात करें, दे आर एरोब्स एंड फैकल्टेटिव एनारोब्स ग्रोइंग बेस्ट टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस। देयर आर मोस्ट एक्सेप्टिंग इन nutritive requirements, growth occurring only in media. They are most exacting in nutritive requirements, मतलब वो बहुत exact हैं कि उन्हें वो सब चीज़ें चाहिए for their growth in the media containing nutrient requirements हैं और वो उनकी growth होती है जनरली ब्लड में, सीरम में and sugar में containing media. On blood agar after overnight incubation, the colonies are small, circular, semi-transparent, low convex with a wide zone of beta hemolysis around them. Okay. Growth and hemolysis are promoted by presence of 10% carbon dioxide in the environment. Okay. तो मतलब ब्लड आकार पे हमें कॉलोनीज कैसे दी जाएगी उसका हमें पूरा दिया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन, बीटा हेमोलाइसिस होगा, ब्लू कॉन्वेक्स होंगे, सेमी ट्रांसपेरेंट, सर्कुलर। ये चीज़ें याद करने में थोड़ा टाइम लग सकता है हमें, बट इट्स स्टार्टिंग एंड स्टार्टिंग इज ऑलवेज फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। ओके, सो ग्रोथ एंड हेमोलाइसिस आर प्रमोटेड बाय प्रेजेंस ऑफ 10% कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में तो ग्रोथ और हेमोलाइसिस होगा। सेलेक्टिव मीडिया कंटेन्स, अब सेलेक्टिव मीडिया में क्या क्या होगा, अबाउट 1:500,000 दैट इज़ क्रिस्टल वॉयलेट कलर हमें मिलेगा। ये उनका क्रिस्टल वॉयलेट ब्लड अगर परमिट ग्रोथ ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई बट इनहिबिट अदर बैक्टीरिया स्पेशली स्टेफाइलोकोकाई। नाउ व्हाट इज दिस रेशियो एक्चुअली इज सेलेक्टिव मीडिया कंटेनिंग 1:this crystal violet permit growth of streptococci but inhibit other bacteria especially staphylococci। अच्छा, तो शायद इस सेलेक्टिव मीडिया में क्रिस्टल वॉयलेट कलर में हमें स्ट्रेप्टोकोकाई का ग्रोथ दिखेगा इन रेशियो ऑफ दिस एंड इनहिबिट करता है अदर स्टेफाइलोकोकाई को। ओके, अब मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगी और यहाँ पे बात की है सेलेक्टिव मीडिया की एंड इसमें क्रिस्टल वॉयलेट कलर की बात की है, स्ट्रेप्टोकोकाई की बात की है एंड स्टेफाइलोकोकाई में इन्होंने बोला है कि इनहिबिट करता है। अब स्टेफाइलोकोकाई इज जस्ट बिहाइंड दिस स्ट्रेप्टोकोकाई। लेट्स गो अ बिट बैक। स्टेफाइलोकोकस की हम बात करें तो इसके कल्चर में एक चीज़ दी हुई थी कि ये डाउन स्टेडिंग होती है इनमें एंड यहाँ पे सेलेक्टिव मीडिया की बात की थी एंड व्हाट वाज देयर रिटर्न इज स्पेसिमेंस वेयर स्टेफाइलोकोकाई are accepted to be scanty or outnumbered by the bacteria are inoculated on selective media। अब यहाँ पर ये चीज़ दी है कि सेलेक्टिव मीडिया पे इनॉक्यूलेटेड हो रहे हैं और यहाँ पे ये शायद थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो हमें ये भी फाइंड आउट करना है इस
रेशियो से रिलेटेड चीज़ें भी हमें फाइंड आउट करनी है एंड हाउ इट इज़ इनहिबिटिंग दिस स्ट्रेप्टोकोकस, ये भी हमें फाइंड आउट करना है। ओके, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस का ये डायग्राम है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। इन लिक्विड मीडिया की हम बात करें, such as glucose growth occurs as a glandular turbidity with a powdery deposit। हमने बात की थी पहले, देखा था कि है ना जो फर्मेंटिंग हमारे वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, उनके अंदर इनकी अच्छी ग्रोथ होती है कंपेयर टू सिंपल मीडिया। तो वही हम देख रहे हैं लिक्विड मीडिया जैसे कि ग्लूकोज ग्रोथ होता है, ग्रोथ अकर एज अ granular turbidity with a powdery deposit के फॉर्म में ग्रोथ होगी। बैक्टीरियल जीन्स being heavier and settle down as deposit। ओके, नाउ बैक्टीरिया की कल्चर हमने देखी, बायोकेमिकल रिएक्शंस अब हम देखेंगे। ओके, स्ट्रेप्टोकोकाई आर कैटलिस्ट नेगेटिव। ओके, ये कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं जो कि है ना हम सेलेक्टिव मीडिया और जो रिएक्शंस वाला एक पर्टिकुलर चैप्टर है उसके अंदर हम पढ़ते हैं। अब ये एक्चुअल में क्या होते हैं ये हम उसी चैप्टर में पढ़ेंगे। एक्चुअली अभी थोड़ा मुश्किल होगा वापस जाना, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस ओनली। आई विल ट्राई टू कवर दिस टॉपिक एज सुन एज पॉसिबल। ओके, तो ताकि हमें ये रिएक्शन समझ में आ जाएंगी तो थोड़ा याद करने में इजी हो जाएगा। अभी हम एक बार ऐसे ही चलते हैं, थोड़ा ऊपर से देखते हुए। स्ट्रेप्टोकोकाई और कैटलिस्ट नेगेटिव देते हैं ये, अनलाइक स्टेफाइलोकोकाई, क्योंकि स्टेफाइलोकोकाई और कैटलिस्ट पॉजिटिव। ठीक है, दे आर नॉट soluble in 10% bile unlike स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ओके, अब यह पायोजन और निमोनी जो कि स्ट्रेप्टोकोकस की ही फर्दर है उसमें कंपैरिजन है कि ये जो पायोजन से स्ट्रेप्टोकोकस है वो 10% बाइल में सॉल्युबल नहीं है, जबकि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो कि निमोकोकस भी बोलते हैं हम उन्हें, वो सॉल्युबल होते हैं। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। रेजिस्टेंस की हम बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन इज़ अ डेलिकेट ऑर्गेनिज्म विच इज़ inactivated by heat at 56 degrees Celsius for 30 minutes। ओके, 30 मिनट टू डिग्री 56 डिग्री सेल्सियस पर ये इनएक्टिवेट हो जाएंगे। डेलिकेट ऑर्गेनिजम्स हैं बहुत। ठीक है, इट डाइज इन अ फ्यू डेज इन कल्चर बट कैन बी स्टोर्ड इन रॉबर्टसन कुक मीट मीडियम एट 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, रॉबर्टसन कुक मीट मीडियम एक मीडियम है, उसके अंदर हम अगर इसको कल्चर करें तो फ्यू डेज तक हम इसे रख सकते हैं। इट इज़ रैपिडली इनएक्टिवेटेड बाय एंटीसेप्टिक्स की यूज से ये रैपिडली इनएक्टिवेट हो जाएंगे। इट इज़ ससेप्टेबल टू सल्फोनामाइड्स एंड मैनी एंटीबायोटिक्स। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वन कि सल्फोनामाइड्स और एंटीसेप्टिक्स के यूज़ से और दूसरे एंटीबायोटिक्स के यूज़ से हम स्ट्रेप्टोकोकस ससेप्टेबल है उनसे। ठीक है, एंड वाई इट इज़ ससेप्टेबल एंड व्हाट दैट वी यूज टू स्टडी इन फार्माकोलॉजी के यूज़ का क्या कुछ होता है। सल्फोनामाइड जहाँ तक मुझे ध्यान है, दीज आर द इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये जो कुछ अदर इनहिबिटरी एंजाइम्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करके बैक्टीरिया को किल करते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर की हम अगर बात करें इसकी, तो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर फर्स्टली वी शुड गो थ्रू द डायग्राम विच इज़ सीन हेयर। ओके, हमें यहाँ पे साइटोप्लाज्म दिख रहा है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है एंड देयर इज बैक्टीरियोग्लाइकिन जो कि हमारे सेल वॉल बैक्टीरिया के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। और क्या प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के सेल में? अ ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड कीटोटिकोइक एसिड। दिस इज ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ओके, ग्राम पॉजिटिव के अंदर टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि उसके सेल मेम्ब्रेन पे होता है
ग्राम पॉजिटिव में, और वो टिकोइक एसिड ही उसके एंटीजेनिक फैक्टर वहाँ प्रेजेंट होता है टिकोइक एसिड में, ग्राम पॉजिटिव में, और उनमें पेप्टाइडोग्लाइकन की जो लेयर होती है वो भी काफ़ी थिक होती है। ये जब हमने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की डिफरेंस पढ़ी तो फर्स्ट चैप्टर में देखा था। और ओके, सो दिस इज हाउ दिस सेल वॉल एंड कैप्सूल एंड फिब्रियल these are given. Let's go fastly through this. Antigenic structure, capsular hyaluronic acid जो हमने पीछे देखा है। कैप्सूल में भी प्रेजेंट ऑन ग्रुप्स ए एंड सी स्ट्रेप्टोकोकाई। इसमें हमने देखा था कि स्ट्रेप्टोकोकाई की भी इसमें फर्दर ग्रुप्स थे काफ़ी सारे। तो उसमें जो ग्रुप ए है एंड सी है स्ट्रेप्टोकोकाई के, उसके अंदर हमें मिलेगा पर्टिकुलरली द कैप्सूल व्हेन प्रेजेंट इनहिबिट्स फेगोसाइटोसिस, ये हम जानते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि हमने ये जो ए और सी और ये सब ये लोग बात कर रहे हैं वो इन्होंने ओवरऑल स्ट्रेप्टोकोकस की बात की थी, और हम स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस बोल रहे हैं। और हमने देखा था कि मेजॉरिटी ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई दैट प्रोड्यूस ह्यूमन बिलोंग्स टू ग्रुप ए मीन स्ट्रेप्टोकोका पायोजेन। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन जो है वो ग्रुप ए का एक पार्ट है। तो उसके अलावा जो ग्रुप ए वाले और ग्रुप सी वाले हैं हमारे स्ट्रेप्टोकोकाई, वो उनमें कैप्सूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्पेसिफिक स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन की बात करें जिसमें प्रेजेंट है। नाउ लेट्स मूव टू ग्रुप स्पेसिफिक पॉलीसेकेराइड एंटीजन। Okay, group specific polysaccharide. The cell wall is composed of an outer layer of protein, ठीक है, fibrin containing protein and lipoic acid, a middle layer of group specific C carbohydrate and inner layer of peptidoglycan जो कि म्यूकोप्रोटीन है। ठीक है, सबसे आउटर लेयर में हमें प्रोटीन मिलेगी, ठीक है, एंड टिकोइक एसिड मिलेगा, प्रोटीन एंड टिकोइक एसिड हियर इट इज, एंड मिडिल में हमें मिलेगा स्पेसिफिक सी कार्बोहाइड्रेट ग्रुप मिलेगा एंड पेप्टाइडोग्लाइकेन मिलेगा जो कि म्यूकोप्रोटीन है। सेल वॉल की रिजिडिटी के लिए जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन रिस्पॉन्सिबल होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो में बैक्टीरिया में पढ़ते हैं, बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन में, उनकी मॉर्फोलॉजी में। टाइप स्पेसिफिक एंटीजन की हम बात करें, द आउटर पार्ट ऑफ द सेल वॉल कंटेन्स प्रोटीन एंटीजन्स। ओके, हाँ, ये हमने देखा था। मॉर्फोलॉजी में बताते हैं कि जो सेल वॉल होती है उसके बाहर एक पॉजिटिव के अंदर तो टिकोइक एसिड होता है जहाँ पे कि एंटीजन प्रेजेंट होता है, और नेगेटिव बैक्टीरियाज के अंदर पॉलीलिपोसैकेराइड्स ऐसा समथिंग होता है, तो लिपोपॉलीसैकेराइड्स होता है, एंड देयर आर डिफरेंट प्रोटीन साइट्स प्रेजेंट। ओके, जस्ट अ सेकेंड, वी शुड टेक इट। ये रहा डिफरेंस, जिसमें कि हम देखते हैं, हाँ, ग्राम नेगेटिव जो होता है उसमें लिपोपॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं ये सेल वॉल के सरफेस पे, यहाँ पर डिफरेंट एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ग्राम पॉजिटिव पे ही टिकोइक एसिड होता है, यहाँ पे डिफरेंट एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं इन ग्राम पॉजिटिव ऑर्गन्स, एंड लिपोप्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन दिस इन द पेरिप्लाज्मिक स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन पेप्टाइडोग्लाइकेन के बीच में प्रेजेंट होता है इन ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स। ओके, so we were at antigenic structure. So cell wall contains protein antigen. Streptococcus pyogen is further subdivided on the basis of their surface protein and TNR. What are these anti-NR? Actually we have to find out. Okay, subdivided में toxins and enzymes की हम बात करें तो Streptococcus pyogens produce several exotoxins and enzymes which contribute to its virulence. उनकी प्रोडक्टिविटी के लिए उनका जो एग्जिस्टेंस है जिसकी वजह से वो पैथोजेनेसिस कॉज कर रहे हैं, कोई ना कोई डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ सेवरल एक्सोटॉक्सिन्स एंड एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हर ऑर्गेनिज्म, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लगभग ऐसा ही है। तो टॉक्सिन्स एंड एंजाइम्स विल बी कंटिन्यूइंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टॉक्सिन। हीमोलाइसिस की हम बात करेंगे। टॉक्सिन्स में सबसे पहला
and then is streptococcal pyogenic exotoxin. Hemolysin. Streptococci produce two type of hemolysins, streptolysin O and streptolysin. जो O था, जो हमने पहले भी देखा है, O is so named because it's oxygen labile. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका डिस्ट्रक्शन हो जाता था. It is inactivated in the presence of oxygen. It is heat labile. Heat में भी ऑक्सीजन में भी. It lyses red cells and is also cytotoxic for neutrophils, platelets and cardiac tissue. Okay, so it is also cytotoxic. What does this cytotoxic mean? No idea about this. For neutrophils, platelets and cardiac tissue, इनकी डिस्ट्रक्शन में भी इंक्लूडिंग द RBCs ये करता है. ओके, इट इज़ एंटीजेनिक एंड एंटी-स्ट्रेप्टोलाइसिन O रेगुलरली अपीयर्स इन सीरा फॉलोइंग स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन. ओके, एंटीजेनिक एंड एंटी-स्ट्रेप्टोलाइसिन ASO रेगुलरली अपीयर्स इन सीरा फॉलोइंग स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन. जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होगा उसका जो सीरा होगा, जहाँ इन्फेक्शन हो रहा है, वह जनरली हमें एंटीजन मिलेगा और एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन भी मिलेगा रेगुलरली, क्योंकि शायद आई थिंक हमारी बॉडी प्रोड्यूस करने की कोशिश करती है ना. ASO टाइटर इन सीरम इन एक्सेस ऑफ 200 यूनिट सजेस्ट अदर रीसेंट और रिकरेंट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन. जो लेबोरेटरी में हम शायद पैथोलॉजिकली तरीके से फाइंड आउट करते हैं. अगर 200 यूनिट से ज़्यादा अगर हमें ASO मिला है सीरम में, जहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है, वहाँ से जब हम कुछ देते हैं यानी सैंपल वगैरह, तो इसका मतलब होता है कि रीसेंट या रिकरेंट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन. रिकरेंट मतलब बार बार हो रहा है या फिर अभी जब रिसेंटली हुआ है. नाउ लेट्स कंटिन्यू. स्ट्रेप्टोलाइसिन S इज एन ऑक्सीजन स्टेबल हीमोलाइसिन. ये ऑक्सीजन स्टेबल होता है S वाला, ठीक है, and is responsible for hemolysis seen around the colonies of streptococcus on the surface of blood agar plates. ठीक है. In addition to hemolytic property, it has got leucocidal action. hemolytic property के साथ साथ जो कि RBC का डिस्ट्रक्शन कर रहा है, उसके साथ साथ इसमें leucocidal action, ल्यूकोसाइड्स को डिस्ट्रक्शन करने की भी प्रॉपर्टी हो रही है. It is a protein in nature but is not antigenic. Okay, ये एक प्रोटीन है पर ये एंटीजेनिक नहीं है. What does this line mean? We have to clear it out. Okay, now so let's move to streptococcal pyogenic exotoxin SPEED, जिसे हम बोल रहे हैं. एक्सोटॉक्सिन के ऊपर बात की थी. The toxin is responsible for streptococcal toxic shock syndrome and scarlet fever. Okay, scarlet fever and streptococcal toxic shock syndrome, इन दोनों के लिए ये responsible है toxin. P is also called as erythrogenic toxin. P को हम erythrogenic toxin भी बोलते हैं. It's an important thing. It is only produced by lysogenic strains of group A streptococci. सिर्फ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोक्काई प्रोड्यूस करते हैं. लाइसोजेनिक स्ट्रेन्स जो इसके हैं ग्रुप ए के, वो भी प्रोड्यूस करते हैं. ओके, दिस टॉक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक टेस्ट एंड शुल्ट्ज चार्ल्टन रिएक्शन. डिक टेस्ट एंड चार्ल्टन रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये टॉक्सिन. When the toxin is injected intradermally into the skin of susceptible child, a localized erythematous reaction appears. अगर हम वहाँ उस जगह पे इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं तो localized erythematous reaction हमें मिलती है. This is called as tick test. Tick test है ये, जो कि हमें पता चल जाएगा कि ये टॉक्सिन वहाँ है, मतलब ये बैक्टीरिया वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है. लाइसोजेनिक स्ट्रेन्स प्रेजेंट हैं वहाँ पे ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोक्काई की. इन स्कारलेट फीवर when homologous antitoxin is injected locally into the rash, blanching of the rash occurs. Okay, जो रैश प्रोड्यूस हो रहे हैं ड्यू टू स्कारलेट फीवर,
अगर वहाँ पे हम एंटीटॉक्सिन इंजेक्ट करते हैं लोकली तो ब्लैंचिंग ऑफ रैश हमें वहाँ पे दिखेगा. इट इज़ नेम्ड एज शेल्ड-चार्ल्टन रिएक्शन. इसको शेल्ड-चार्ल्टन रिएक्शन बोलते हैं. दीज टेस्ट आर नाउ ओनली ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस. स्कारलेट फीवर इज नॉट रियल डिजीज. ओके, स्कारलेट फीवर बहुत कम देखने को मिलता है, तो ये दोनों डिक टेस्ट एंड शेल्ड-चार्ल्टन टेस्ट हैव बिकम historical, but we should know a bit about it. Now let's move to enzymes. Streptokinase जो कि fibrinolysin है. Now next is deoxyribonuclease, nicotinamide adenine and hyaluronidase. These are the 4 enzymes we are going to study. Now then उसके बाद आ जाएगा पैथोजेनेसिस, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसके अंदर हम आगे पढ़ेंगे. ओके, लेट्स कंटिन्यू. एंजाइम्स. सेप्टोकाइनेज की हम बात करेंगे. इट प्रमोट्स द लाइसिस ऑफ ह्यूमन फिब्रिन क्लॉट बाय कैटालाइजिंग द कन्वर्जन ऑफ प्लाज्मिनोजन. प्लाज्मिनोजन इज प्लाज्मा प्रिकर्सर. प्लाज्मा का जो प्रिकर्सर है प्लाज्मिनोजन, उसके कन्वर्जन को ये कैटालाइज करेगा. ह्यूमन फिब्रिन क्लॉट बाय फिब्रिन क्लॉट बनाएगा उससे, मतलब प्लाज्मिनोजन को ये फिब्रिनोजन में कन्वर्ट करेगा. फिर फिब्रिन का क्लॉट बनेगा, जिससे कि लाइसिस होगा हमारे आरबीसीज वगैरह का. तो ये फिब्रिनोलाइसिन ये काम करेगा. ओके, इसको कैटालाइज करेगा इस प्रोसेस को. ओके, इनटू प्लाज्मा catalyze because of plasminogen into plasmin. It is protein in nature and antigenic. प्रोटीन होता है नेचर में और ये एंटीजेनिक स्ट्रक्चर है. एंटीजन क्या होता है? जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है. सो इट इज़ एंटीजेनिक, प्रोटीन इन नेचर एंड एंटीजेनिक. Streptokinase facilitates the spread of infection by breaking down the fibrin barrier around the lesion. ओके, अब जो स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है वो क्या करता है? इन्फेक्शन का स्प्रेड कैसे करेगा? वो उसने जो वहाँ पे फाइब्रिन का बैरियर बनता है, क्लॉट बनता है, तो फाइब्रिन का जो डिपोजिशन हो रहा है उसका ब्रेक डाउन करेगा उस लीजन के अराउंड. तो उसके थ्रू इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं. तो स्ट्रेप्टोकाइनेज ब्रेक डाउन के थ्रू फाइब्रिन बैरियर के लीजन के अराउंड जो बैकग्राउंड है हमारे इन्फेक्शन को स्प्रेड करने में फैसिलिटेट करता है, जो बैक्टीरिया हो रहा है. नाउ नेक्स्ट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस, जो कि स्ट्रेप्टोडॉर्नीज है. ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई इलाबोरेट 4 एंटीजेनिकली डिस्टिंक्ट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस डीएनएजेस. ठीक है, ग्रुप ए में 4 जो डीएनएजेस हैं, ऑफ विच टाइप बी इज मोस्ट एंटीजेनिक इन मैन. ओके, जिसमें से सिर्फ इसमें जो टाइप बी है वो मोस्ट एंटीजेनिक है मैन के अंदर. ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट इज दीज एंजाइम्स लिक्विफाई द हाईली विस्कस डीएनए दैट accumulate in thick pus. ओके, DNA present in pus derives from nuclei of necrotic cell. This explains the thin serous character of streptococcal exudate. Okay, just a pause here. यहाँ पे क्या बोल रहा है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस क्या करता है उसके बारे में हम देख रहे हैं. इसमें बोल रहा है कि ग्रुप ए जो स्ट्रेप्टोकोकाई के हैं इलाबोरेट 4 एंटीजेनिकली डिस्टिंक्ट डीएनएजेस हो रही हैं. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस को डीएनएजेस बोल रहे हैं. तो 4 डीएनएजेस होती हैं ग्रुप ए में.
A, B, C एंड D, जिसमें से जो B है वो सबसे ज़्यादा एंथोजेनिक है। अभी एंजाइम क्या करता है, लिक्विफाई हाईली विस्कस DNA, DNase आ रहा है, एज का हम लगाते हैं कि जो एंजाइम्स होती हैं और जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी रखती है, मतलब चीज़ों को तोड़ने का। तो ये क्या कर रहा है, लिक्विफाई कर रहा है एंजाइम हाईली विस्कस DNA दैट एक्यूमुलेट इन द थिक पस, जो पस फॉर्मेशन हो रहा है उसके अंदर जो DNA का हाईली विस्कस DNA का एक्यूमुलेशन है उसका लिक्विफिकेशन करना, उसको डिस्ट्रॉय करना। DNA प्रेजेंट इन पस डिराइव्स फ्रॉम द न्यूक्लियर ऑफ नेक्रोटिक सेल्स, नेक्रोटिक जो सेल्स मर गई हैं, नेक्रोटाइज हो रही हैं, उनके न्यूक्लियाई से जो DNA वहाँ पे प्रेजेंट है, वहाँ से उसको वो DNA मिल रहा है जिसका वो लिक्विफिकेशन कर रहा है। दिस एक्सप्लेन सकते हैं सीरियस कैरेक्टर ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल एक्सीडेंट। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जहाँ पे हो रहा है वहाँ का जो एक्सीडेंट अगर हम लेंगे तो एकदम सीरियस उसकी कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करता है ये, बिकॉज इट यूज टू लिक्विफाई द DNA दैट इज of the nuclei of necrotic cells. Okay. Now moving to NADAs, which is nicotinamide adenine dinucleotidase. DNAs act on the coenzyme NAD and liberates nicotinamide from the molecule. Okay. DDAs and these are enzymes, coenzymes. Okay. Coenzyme NAD and liberates nicotinamide from the molecule. Molecule में से nicotinamide का liberation करवाता है, that is believed to be leukotoxic. Leukocytes पे attack करता है, that's why it is called as leukotoxic. Now coming to hyaluronidase, it breaks down hyaluronic acid of the tissues and favors spread of streptococcal lesion along in इंटरसेलुलर स्पेस स्प्रेडिंग फैक्टर। अब ये क्या करता है, हाइड्रोलोनिडेज है जो हाइड्रोलोनिक एसिड ऑफ द टिश्यू उनको ब्रेक करता है, स्प्रेड ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल लीजन में हेल्प करता है इंटरसेलुलर स्पेस स्प्रेड थ्रू इंटरसेलुलर। हमने देखा तो हाइड्रोलोनिक एसिड जो है उसकी सेल वॉल में प्रेजेंट है बैक्टीरिया की, तो हाइड्रोलोनिडेज उसको जो है उसका ब्रेक डाउन करता है मतलब टिश्यूज एंड फेवर द स्प्रेड ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल लीजन्स अलोंग द इंटरसेलुलर स्पीसीज। ओके, नाउ पैथोजेनेसिस की हम बात करेंगे। स्ट्रेप्टोकोकल डिजीजेस क्या क्या है, लीजन क्या क्या कॉज होते हैं, क्या क्या वहाँ पे हो रहा है, वो सब है वो, और इसमें क्या क्या इन्फेक्शंस है उसका एक शॉर्ट में रिव्यू यहाँ पे दिया है, फिर हम डिटेल में करेंगे। ओके, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की बात करें तो पायोजेनिक इन्फेक्शन एंड नॉन सपोरेटिव कॉम्प्लिकेशंस। पायोजेनिक में जो मैं समझती हूँ मे बी देयर बी फीवर ड्यू टू सम पस इन्फेक्शन होता है, and non-suppurative that is not pus, there is no pus formation. और स्ट्रेप्टोकोकस पैथोजेंस ग्रुप ए के हमने देखा था, तो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई क्या करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस कैलिस क्या करता है एंड स्ट्रेप्टोकोकाई क्या करते हैं, वो सब यहाँ पे दिया है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस हम देखें तो पायोजेनिक इन्फेक्शन कॉज करेंगे, जो पायोजेनिक इन्फेक्शन कॉज करेंगे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का होगा, स्किन इन्फेक्शन होंगे, जेनेटल इन्फेक्शन होंगे, स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो हमने देखा था, स्कारलेट फीवर भी बताया था उस वक्त, और डीप इन्फेक्शन कॉज करेंगे। अब इनमें क्या क्या होगा, जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का इन्फेक्शन होंगे उसमें एक्यूट टॉन्सिलाइटिस और फेरेंजाइटिस जो कि सोर थ्रोट एंड स्कारलेट फीवर होगा इसमें। ओके, स्किन इन्फेक्शंस में इन्फेक्शंस ऑफ वुंड, बर्न, स्किन लीजन जैसे कि एक्जिमा है, एरेसिफाइलिस है, इम्पिटिगो है। इम्पिटिगो आई थिंक स्टेफाइलोकोकल भी कॉज करते हैं। ठीक है, एंड जेनेटल इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक सिंड्रोम, इसमें जेनेटल इन्फेक्शन में प्यूरिपल सेप्सिस होगा। स्ट्रेप्टोकोकल शॉक सिंड्रोम में बैक्टीरिया एंड नेक्रोटाइजिंग एसिटिस
एसाइटिस होगा। बैक्टीरिया इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन आवर ब्लड जब हो जाता है। बैक्टीरिया सेप्टिसिमिया पानी दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट। डीप इन्फेक्शंस की बात करें तो बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन कर सकता है, लिम्फेंजाइटिस कर सकता है, सेप्टिसिमिया कर सकता है, एक्सेसिव इंटरनल ऑर्गन्स डीप इन्फेक्शन हो गया तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह कर सकता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नॉन सपुरेटिव जिन्हें पस नहीं बन रहा है जो कि एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। ओके, आइटिस का वर्ड होता है नेफ्राइटिस हो रहा है, ग्लोमेरुलस में नेफ्रॉन्स में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, रूमेटिक फीवर कॉज कर सकता है। ये सब सेप्टोकोकस पाइलोजेंस का हो गया जो कि ग्रुप ए को बिलोंग करता है। ग्रुप बी में देखिए तो नियोनेटल इन्फेक्शंस आ जाएगा इसके अंदर, जो भी सेप्टिसिमिया एंड मेनिंजाइटिस है। ओके, सेप्टिसिमिया एंड मेनिंजाइटिस है। स्ट्रेप्टोकोकस फीकैलिस जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड एंडोकार्डाइटिस कॉज करता है। विरिडेंस जो है वो एंडोकार्डाइटिस एंड डेंटल ईरीज कॉज करता है। ओके, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस सेप्टोकोका responsible for endocarditis and dental caries. Now moving through their detailed part, pathogenesis. Streptococcus pyogenes produce pyogenic infections with a tendency of spread locally. इसका लोकल स्प्रेड का टेंडेंसी रहता है। नॉन सपुरेटिव sequelae of local infection include acute glomerular nephritis and rheumatoid fever. ओके, जो नॉन सपुरेटिव हमने देखा था rheumatic fever and glomerular nephritis, these are non सपुरेटिव। ओके, पायोजेनिक इन्फेक्शन में हम रेस्पिरेटरी सोर थ्रोट, टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस इज मोस्ट कॉमन। ठीक है, स्कारलेट फीवर हमने देखा था, इट consists of a combination of sore throat and a generalized erytheromatous rash. Okay, it is caused by stain producing the erythrogenic toxin. Okay, जो स्ट्रेन स्ट्रेप्टोकोका पायोजेन के एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, उनके थ्रू हमें मिलेगा। ओके, स्किन इन्फेक्शंस हम देखे थे तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस causes suppurative infections of the skin with a predilection to produce lymphangitis and cellulitis. lymphangitis and cellulitis produce करेंगे। infection of minor abrasion may sometimes lead to fatal septicemia. ओके, अगर कहीं छोटी सी भी चोट आई है और अगर वहाँ पे उसका इन्फेक्शन हो गया है तो ये फेटल सेप्टिसिमिया कॉज कर सकता है। सेप्टिसिमिया, बैक्टीरिया और पाइमिया क्या होता है, मैं इसको एक बार थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करती हूँ। Here it is, bacteria, it is the circulation of bacteria in the blood. ब्लड में अगर उसका बैक्टीरिया का सर्कुलेशन होता है तो वो बैक्टीरिया कहलाता है। सेप्टिसिमिया, इट इज़ द कंडीशन वेयर द बैक्टीरिया सर्कुलेट एंड मल्टीप्लाई इन द ब्लड, फॉर्म टॉक्सिक प्रोडक्ट एंड कॉज हाई फीवर। ओके, सेप्टिसिमिया में सिर्फ वो ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है, लेकिन सॉरी बैक्टीरिया में, सेप्टिसिमिया में वो सर्कुलेट करने के साथ साथ मल्टीप्लाई करके टॉक्सिक प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्ट्स भी रिलीज करेगा जिससे कि हाई फीवर होगा। एंड पाइमिया, इट इज़ द कंडीशन वेयर पायोजेनिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस सेप्टिसिमिया विद मल्टीपल एक्सेस एंड इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे कि लिवर, स्प्लीन वगैरह हो गया। स्वेलिंग ऑन और इन द बॉडी कंटेनिंग अ थिक येलो पस वगैरह वो एक्सेस होता है। ओके, सो कंटिन्यूइंग, तो फैक्टल सेप्टिसिमिया जाके ब्लड में एंटर करने के बाद टॉक्सिन्स और मल्टीप्लिकेशन वगैरह करता है बैक्टीरिया।
ये सब का कॉज करेगा वो पेनिनजाइटिस, lymphangitis, एडिमा। The two typical streptococcal skin infections are erysipelas and impetigo। erysipelas and impetigo। impetigo में पैचेस बन जाते हैं। I'm not much sure about this, but it is called the staphylococcus also। impetigo, highly contiguous skin infection cause sores on the face in the इन्फेंट्स और चिल्ड्रन, बच्चों में ज़्यादा जनरली होता है। एक्चुअली पैचेस बन जाते हैं वहाँ पे, सोर्स टाइप ऑन द फेसेस। यू कैन सी ऑन द इंटरनेट द पिक्चर्स ऑफ दिस। ओके, these skin infections are the main cause leading to acute glomerulonephritis in children in the tropics। okay, तो ये इन्फेक्शंस मेन कॉज हो सकते हैं एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का बच्चों में, जो स्पेसिफिकली होते हैं। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो कि हमने देखा था। ठीक है, इसको TSS बोलते हैं। इस कंडीशन इन विच द एंटायर ऑर्गन सिस्टम कोलैप्स, पूरा ऑर्गन सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, लीडिंग टू डेथ भी हो सकती है। स्ट्रेप्टोकोकल TSS रिसेंबल्स स्टेफाइलोकोकस TSS। स्टेफाइलोकोकस में भी हमने ये पढ़ा था, स्टेफाइलोकोकस टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। यहाँ पर आता है ये TSS टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, जिसमें कि हाई फीवर, हाइपोटेंशन, वोमिटिंग, डायरिया ये सब होता है, एसोसिएटेड विद tampons with menstrual movements, but it occurs in other situations also। तो ये रिसेंबल करता है हमारा स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम को। जस्ट अ सेकेंड हियर। स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हम देख रहे थे, जो कि स्टेफाइलोकोकस से भी रिजेंबल करता है। पेशेंट्स आर ऑफन बैक्टीरियमिक एंड हैव नेक्रोटाइजिंग पैसाइटिस। जो भी चीज़ें मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ, मैं एक छोटी सी वीडियो इस वीडियो के बाद अपलोड करने की कोशिश करूँगी, जिसमें मैं इनका एक्सप्लेनेशन दे सकूँ, आपको पूरे डिटेल में बता सकूँ, ताकि कोई भी चीज़ गलत मैसेज आप लोगों तक ना पहुँचे। नाउ कंटिन्यूइंग विद आवर नेक्स्ट बायोजेनिक इन्फेक्शन, जो कि अदर्स में है। डीप इन्फेक्शंस देखे थे हमने इसके बाद, बट आई थिंक शायद डीप इन्फेक्शंस का यहाँ पे इलेबोरेशन नहीं दिया है, एंड दे हैव कंटिन्यूड विद other pyogenic infection। okay, so in other pyogenic infection there is urine sepsis। Septococcus pyogen was an important cause of urethral sepsis। it used to take a heavy toll of life before antibiotics became available। okay, एंटीबायोटिक्स नहीं आई थी, उससे पहले काफ़ी लोगों की डेथ इस डिजीज़ की वजह से हुई है। एक्चुअली इट इज़ अ सेप्सिस। सेप्सिस इज़ अ इन्फेक्शन ऑफ स्किन लीजन, वुंड्स और बर्न्स। वहाँ पे इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो एक्जिमा, सोरिसिस एंड स्केबीज वगैरह होंगे। आई विल एक्सप्लेन दिस। पाइनिया, सेप्टिसीमिया, एब्सेस एंड इंटरनल ऑर्गन्स, जो कि हमने देखा था हमारे पाइनिया में होता है, लंग्स में, ब्रेन्स में, किडनी में, इन सब में एब्सेस बनेगा। ठीक है, नाउ सपोरेटिव कॉम्प्लिकेशन, जिसमें रूमेटिक फीवर एंड एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखा था। ठीक है,
Non-suppurative complications Streptococcus pyogenes infection are sometimes followed by two important non-suppurative sequelae: acute rheumatoid fever and acute glomerulonephritis. Okay. इनको फॉलो करता है जनरली जब भी पायोजेनिक इन्फेक्शन होगा तो उसके बाद इनके होने के चांसेस होते हैं. दिस कॉम्प्लिकेशन अगर उसके बाद या उसके साथ भी तो वो और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा अगर 1 of the 4 weeks आफ्टर द एक्यूट इन्फेक्शन. ओके. पायोजेनिक इन्फेक्शन होने के बाद 1 से 4 हफ्ते में ये कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हैं. Streptococcus pyogenes is no longer detectable when these complications set in. Okay. अगर ये कॉम्प्लिकेशन हो गए तो Streptococcus pyogenes का डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं ये. ओके. So that's an important point. In the latent periods suggest an immune response. Okay. लेटेंट पीरियड क्या होता है? मे बी जैसा कि जब वो इतना अच्छे से नहीं उभर के आता है तब इम्यून रिस्पॉन्स के थ्रू हम शायद उसको डिटेक्ट कर सकते हैं. rheumatic fever is often preceded by sore throat, while acute glomerulitis by skin infection. अच्छा, तो rheumatoid fever जनरली होने से पहले sore throat फील होगा पेशेंट को, और एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से पहले स्किन इन्फेक्शन होगा. तो अगर हम इन दोनों केसेस में स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं, उसको सप्रेस कर लेते हैं, तो शायद नॉन सपोर्टिव कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कम हैं. These sequelae or complications are believed to be result of hypersensitivity to some स्ट्रेप्टोकोकल कंपोनेंट्स. अच्छा, अगर स्ट्रेप्टोकोकल कंपोनेंट्स के साथ कुछ अगर हाइपर सेंसिटिविटी है हमें तो ये कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हैं. rheumatic fever में फॉलो इन्फेक्शन विथ एनी सीरोटाइप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन. कोई सा भी स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन का सीरोटाइप, उसका कोई सा भी स्ट्रेन हो पर उसके साथ हो सकता है rheumatic fever. But glomerulonephritis is caused by only a few नेफ्रिटोजेनिक टाइप्स. ओके. तो कुछ नेफ्रिटोजेनिक टाइप्स ही पायोजेंस के हैं जो कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज कर सकते हैं, जबकि rheumatic फीवर जो है वो हर तरह का सीरोटाइप, किसी भी तरह का सीरोटाइप कॉज कर सकता है. मतलब अगर हमें सोर थ्रोट लग रहा है तो आगे rheumatic फीवर होने के चांसेस ज़्यादा है कंपेरेटिव अगर स्किन इन्फेक्शन हो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होने के. उसको डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेन्स वगैरह डिटेक्ट करना पड़ता है. जो द मैकेनिज्म बाय विच स्ट्रेप्टोकोकाई प्रोड्यूस rheumatic fever is still not clear. ओके. पर rheumatic fever कैसे होता है स्ट्रेप्टोकोकाई से ये स्टिल क्लियर नहीं है. ए कॉमन क्रॉस रिएक्शन एंटीजन may exist in some group A streptococci and are therefore antibodies produced in response to streptococcal infection could cross react with myocardial and heart valve tissue causing cellular destruction. Now what is this is a common cross reacting antigen एग्जिस्ट कर सकता है कुछ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई में एंड हार्ट में, एंड देयरफॉर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन कुड क्रॉस रिएक्ट विथ मायोकार्डियल एंड हार्ट वाल्व टिश्यू. ओके. तो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जो हो रहा है फ्रॉम ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई वो हार्ट के टिश्यूज़ के साथ, हार्ट वॉल्स के साथ क्रॉस रिएक्शन हो सकता है वहाँ पे एंटीजेनिक, और उससे वहाँ पे सेलुलर डिस्ट्रक्शन हो सकता है. कुछ केसेस में हम पढ़ते हैं ना कि सोर थ्रोट है, उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ और वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन तक पहुँच गया है जो कि टिश्यू डिस्ट्रक्शन कर रहा है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई कैन रीड इट वंस मोर फॉर यू. द मैकेनिज्म बाय विच द स्ट्रेप्टोकोकल प्रोड्यूस rheumatic fever is not still clear. A common cross-reacting antigen may exist in group
सेल ग्रुप इज स्ट्रेप्टोकोकाई एंड हार्ट। ओके, हार्ट में भी ये एंटीजन हो सकता है या कॉमन स्ट्रेप्टोकोकाई में क्रॉस रिएक्टिव एंटीजन हो सकता है जो कि रिएक्ट करता है एंड एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन रेस्पॉन्स टू स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन क्रॉस रिएक्ट विद दिस। तो स्ट्रेप्टोकोकल के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बन रही है वो क्रॉस रिएक्ट कर सकती है हार्ट के टिश्यूज़ के साथ एंड सेलुलर डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकती है। ये ग्रुप ए के स्ट्रेप्टोकोकाई के अंदर होता है। ओके, acute glomerular nephritis is very important I think, and the acute glomerular nephritis probably develops because some components of glomerular basement membrane are antigenically similar to the cell membrane of nephritogenic streptococci. Okay, what is happening here is जो नेफ्रिटोजेनिक स्ट्रेप्टोकोकाई जिसके अंदर हमने देखा था glomerular nephritis कॉज करते हैं, जो उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसका एंटीजेनिक स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं हमारे ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन से मिलता है, जिसकी वजह से प्रोबेबली उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है कि हमारी बॉडी की सेल्स उसी को मारने लग जाती हैं। इनके साथ साथ antibodies formed against streptococci cross react with glomerular basement membrane and result in the damage. That's the damage occurring because of this similarity. Okay. Alternatively, a streptococcal antigen antibody complex may deposit in the glomeruli. Okay. So ऑल्टरनेटिवली ऐसा भी हो सकता है कि जो स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो डिपॉजिट हो सकता है ग्लोमेरुला में इन देयर केस द एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स C3 एंड C5 डिस्ट्रक्शन, इसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक्टिवेशन होगा और वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगा। जिस सिमिलरिटी के वजह से यहाँ पे ये हो सकता है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, मायोकार्डियल टिश्यू डैमेज हो सकता है बिकॉज ऑफ क्रॉस रिएक्टिंग एंटीजन एंटीबॉडी जो कि हार्ट के वहाँ पर हो रहा है। ठीक है, इसका एक टेबल दिया है डिफरेंशिएटिंग फीचर्स ऑफ एक्यूट रूमेटॉइड फीवर एंड एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस का। इसमें प्राइमरी साइट ऑफ इन्फेक्शन रूमेटॉइड फीवर की थ्रोट है, जो कि सोर थ्रोट होता है। सबसे पहले प्रायर सेंसेशन एसेंशियल है। सीरोटाइप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई रिस्पॉन्सिबल कोई सा भी हो सकता है, हमने देखा था। और इसके अंदर खाली ए वाला इसमें खाली कुछ स्पेसिफिक ही हो रहे थे नेफ्रोजेनिक वाले। इम्यून रिस्पॉन्स मार्क्ड मिलता है जिन्हें कॉम्प्लीमेंट लेवल अनअफेक्टेड है। रिपीट अटैक्स कॉमन है इसके अंदर। पोस्ट प्रोग्रेसिव और स्टैटिक हो सकता है। प्रोग्नोसिस वेरिएबल है कि किसको कितना क्या देना पड़ेगा। हेरिडेटरी टेंडेंसी प्रेजेंट है एंड पेनिसिलिन प्रोफाइलैक्सिस एसेंशियल। प्रोफाइलैक्सिस होता है और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं उस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो स्टार्टिंग में दिया जाता है, शायद क्यों होता है। एक्यूट ग्लोमेरुलाइटिस में हमने पढ़ा था कि स्किन का मेन है और थ्रोट भी यहाँ पे दिया है। प्रायर सेंसेशन ज़रूरी नहीं है इसके अंदर। ये पर्टिकुलर नेफ्रोजेनिक टाइप से होता था जो कि यहाँ पे दिया है। पायोडर्मा टाइप 49 एंड दिस वन एंड द थ्रोट इन्फेक्शन टाइप में ये टाइप। इम्यून रिस्पॉन्स मॉडरेट ही होता है और कॉम्प्लीमेंट लेवल लोअर हो जाता है। रिपीट अटैक्स इसमें एब्सेंट है। स्पॉन्टेनियस रिजोल्यूशन होता है इसके अंदर। प्रोग्नोसिस इसमें गुड है। नॉट नोन हेरिडिटी इफेक्ट होता है, यानी पेनिसिलिन का इसमें नॉट इंटेंडेड नहीं है ट्रीटमेंट। ओके, नाउ मूविंग टू द लेबोरेटरी डायग्नोसिस। इसके अंदर किस इन्फेक्शन में क्या लेबोरेटरी डायग्नोसिस देंगे। इसमें लेबोरेटरी डायग्नोसिस में एक्यूट सेपरेटिव इन्फेक्शन में स्पेसिमेंस हैं, कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट दिया है, ग्राम स्टेनिंग एंड स्मीयर दिया है, कल्चर दिया है, बॉडी मॉर्फोलॉजी स्टेनिंग दिया है, बायोकेमिकल रिएक्शन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस ग्रुप्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई दिया है, लेंसिफिल्ड ग्रुपिंग दिया है, एंटीजेनिक डिटेक्शन टेस्ट दिया है एंड मॉलिक्यूलर मेथड्स दिया एंड देन देयर इज नॉन सेपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। ओके,
and then we will be dealing with the different groups also and then this antibiotic. ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा वीडियो ये बड़ा हो गया है, but let's start and let's continue this as much as possible. Let's add it. Okay. Laboratory diagnosis of acute suppurative infection is made by culture. ठीक है, सपोरेटिव इन्फेक्शन का जो कि हमने देखे थे, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शंस, स्ट्रेप्टोकोकल शॉक सिंड्रोम, जेनेटल इन्फेक्शन, डीप इन्फेक्शन जो हमने देखे हैं जो सपोरेटिव है, उनका डायग्नोसिस होता है बाय कल्चर के थ्रू. वाइल इन नॉन सपोरेटिव कॉम्प्लिकेशन डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज, जो कि हमने एंटीजन एंटीबॉडी का यहाँ पे बहुत अच्छा रोल देखा है, उसका उस बेसिस पे होता है. एक्यूट सपोरेटिव इन्फेक्शन में हम देंगे स्पेसिमेन कलेक्शन होगा सबसे पहले, एंटीसाइड की स्वाब, ब्लड, ये सब हम लेंगे. ठीक है. सपोरेटिव इन्फेक्शन में हमने जैसे पेरेंजाइटिस टॉन्सिलाइटिस देखा था और इसके अंदर हमने ये थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह देखा था, हमने इसमें डीप इन्फेक्शन देखे थे, इसके अंदर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम देखा था हमने. टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम से डेथ भी हो सकती है अगर ऑर्गन कोलैप्स हो गया तो. ठीक है. और इसके इन्फेक्शन देखे थे जो कि बर्न्स वगैरह होंगे, टिगो वगैरह देखा था हमने. ठीक है. तो इनके रीजन्स का हम स्वैप लेंगे. ठीक है. कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट में देखिए तो स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड इन स्टेराइल कंटेनर अंडर ऑल एसेप्टिक कंडीशन. वी शुड बी treated immediately or sent to the laboratory in pipes transport media. Okay. Pipes transport media जो कि blood agar containing 1 crore crystal wallet and 1 in 16,000 sodium iodide का ये पूरा पाइप मीडियम होता है. तो इसमें इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा. देन ग्राम स्टेनिंग ऑफ स्मेयर, इसकी स्टेनिंग करेंगे हम. ग्राम पॉजिटिव कोकाइन है तो पेन इज इंडिकेटेड ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन. स्मेयर है न्यू वैल्यू वेयर स्ट्रेप्टोकोकल प्रेजेंट एज अ रेसिडेंट फ्लोरा सच एज एन इन्फेक्शन ऑफ थ्रोट एंड जेनेटिक. इसमें क्या दिया है, स्मेयर का कोई वैल्यू नहीं होता है. where streptococcus is present as a part of residual flora इन्फेक्शन. जबकि अगर थ्रोट में और जेनिटल्स में अगर इसका इन्फेक्शन है तो स्मीयर का ऐसे जितना वैल्यू नहीं होता क्योंकि ये रेजिडुअल फ्लोरा में भी प्रेजेंट होता है. स्मीयर एग्जामिनेशन इज इम्पॉर्टेंट इन स्पेसिमेन सच एज पस. अगर पस बन रहा है तो उसका इम्पोर्टेंस है. ओके. स्मीयर एग्जामिनेशन इज इम्पॉर्टेंट इन पस फॉर्मेशन में. थ्रोट में इन्फेक्शन हुआ है, जेनिटल इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पे शायद स्मेयर करना नहीं हो पाएगा बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ द रेजिडुअल फ्लोरा. ओके. अब फिर कल्चर की हम बात करें तो स्पेसिमेन इज इनोकुलेटेड ऑन ब्लड अगर मीडियम. ठीक है. एंड इंक्यूबेटेड एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 18 to 24 hours. Hemolysis develops better under anaerobic condition or in the presence of 5 to 10% carbon dioxide. Okay. Crystal violet blood agar is a selective medium for Streptococcus pyogenes. Crystal violet blood agar इसका selective media है. ठीक है. Colony morphology staining की बात करें तो colonies of Streptococcus are small. Size is pinpoint as compared to pinhead size of lower circular low convex missing beta hemolytic around है. ठीक है. and the liquid medium such as glucose growth वगैरह में granulability powder deposit. Round string of colony show gram positive cocaine change and in drop from liquid media shows non-mobile cocaine. ठीक है. बायोकेमिकल रिएक्शन का देखें तो स्ट्रेप्टोकोकाई कैटेगरीज नेगेटिव हमने देखा था. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेस्ट टू डिफरेंशिएट स्ट्रेप्टोकोकाई. आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस ग्रुप्स की हम बात करें तो ग्रुप ए इज़ मोर सेंसिटिव टू बेसिक ड्रेसिंग देन अदर स्ट्रेप्टोकोकाई.
अगर स्ट्रेप्टोकोकल के कंपेरेटिवली ग्रुप ए जो है वो बेसिट्रसिन में ज़्यादा सेंसिटिव है। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकल में बी आइडेंटिफाइड बाय द कैम्प रिएक्शन जो कि है क्रिस्टी एटकिन एंड मंच पिटरसन। कैम्प रिएक्शन के थ्रू ग्रुप बी को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप ए को हम डिटेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू, कैम्प को कर सकते हैं बी के थ्रू, एंड ग्रुप टी के अंदर परफॉर्मिंग हीट रेजिस्टेंस टेस्ट। ओके, ग्रुप टी हीट रेजिस्टेंस टेस्ट का चलेगा डिटेल्स ऑफ दिस डिस्क्राइबिंग रिस्पेक्टिव स्ट्रेप्टोकोकल ग्रुप। ओके, एक में हमको बेसिट्रसिन को कर मिला नहीं, आगे हम देखते हैं कुछ पता चलेगा। लैंसेफिल्ड ग्रुपिंग की हम बात करें तो न्यूमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल और ग्रुप serologically by the Lensable technique which is done for definite classification. जैसे हमने देखी थी Lensable technique, antigen detection test की बात करें, ELISA and agglutination test are used to demonstrate group A streptococcal antigen from throat swab. थ्रॉट स्वैब अब कैसे हम करेंगे तो इसमें ELISA and agglutination test है जो ये इम्पॉर्टेंट है। मॉलिकुलर मेथड्स में DNA probes and PCR are now available. These are more sensitive methods but are सही बात है, ठीक है। और नाउ नॉन सपोर्टिव कॉम्प्लिकेशंस की हम बात करें तो यूनिटाइड फीवर एंड क्रोमोसोम nephritis. Serological test provides retrospective evidence of streptococcal infection. अच्छा, serological test जो भी है मतलब कि स्ट्रेन सामने क्लासिफाई किए हैं, ये जो टेस्ट है वो retrospective evidence of streptococcal infection देते हैं जो पहले हुआ। रूटीन टेस्ट is एंटीसेप्टोलाइसिन ओ जो कि ASO हमने पहले पीछे भी देखा था, टाइट्रेशन ओ टाइट्रेशन, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइट्रेशन जो कि ASO है, जो हमने देखा था 200 से ज़्यादा यूनिट्स अगर सिग्निफिकेंटली मिलते हैं तो हमने देखा था रिकरेंट या फिर अभी रिसेंट इन्फेक्शन है। सिग्निफिकेंटली ड्यूमेटिक फीवर एंड इंडिकेटिव ऑफ प्रायर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। पर उससे पता क्या चलता है कि ड्यूमेटिक फीवर है और पहले स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन था। अगर ड्यूमेटिक फीवर है तो अगर ये सब टेस्ट आ रहा है तो ASO टेस्ट इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वेयर एंटीबॉडीज टू स्ट्रेप्टोलाइसिन ASO आर न्यूट्रलाइज्ड। ओके, अब ASO टेस्ट में क्या हो रहा है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, फिर एंटीबॉडीज़ टू स्ट्रेप्टोलाइसिन O आर न्यूट्रलाइज, जो कि एंटीबॉडीज़ हैं स्ट्रेप्टोलाइसिन O के अगेंस्ट जो न्यूट्रलाइज हो रही है, फिर स्ट्रेप्टोलाइसिन O एंटीजन, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा है और वो न्यूट्रलाइज हो रही है। ASO टाइटर इज यूजुअली फाउंड इन हाई लेवल ऑफ इन रूमेटिक फीवर बट इन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस टेंड टू बी लो। हाई मिलते हैं ये, जो कि हमने बोला अगर 200 से ज़्यादा मिलते हैं सिग्निफिकेंट जो रूमेटिक फीवर होता है तो इनके लेवल्स हाई होते हैं रूमेटिक फीवर में, कंपैरेटिवली ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में कम होते हैं। देयरफॉर एंटी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस बी एंटी-DNase B एस्टिमेशन इज़ मोर रिलायबल, जिसकी वजह से ये ज़्यादा रिलायबल है। टाइट इज़ हाई देन 300 to 350 are significant. इसके अंदर इतना significant. This test is very useful for retrospective diagnosis of streptococcal pyoderma, for which ASO is less valuable. Streptococcal pyoderma के retrospective diagnosis में कि ये पहले था या नहीं, उसके लिए ज़्यादा reliable test है anti-DNA as compared to ASO. अब ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेनिक इन्फेक्शन जो कि सेपरेटिव नॉन सेपरेटिव हमने देखे, तो उसके अंदर ट्रीटमेंट है पेनिसिलिन G इज ड्रग ऑफ चॉइस इन पेशेंट्स एलर्जिक टू पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड सेफेलेक्सिन इज यूज्ड। ओके, so next moving to other hemolytic streptococcal
स्ट्रेप्टोकोकाई, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई जो हमने देखा था। स्ट्रेप्टोकोकस एगैलेक्टी इज एन इम्पॉर्टेंट पैथोजन ऑफ बोविन मास्टिस कैटल्स। कैटल्स में बोवाइन मास्टिस का इम्पॉर्टेंट पैथोजन है ये स्ट्रेप्टोकोकस एगैलेक्टी। In recent years, it has been recognized as a single most pathogen in neonates, causing neonatal septicemia and meningitis कॉज करने वाला सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइज होने वाला ये है recent years में। It may also cause septic abortion and pleural sepsis. Okay. Streptococcus egalenti is a commensal of female genital tract from where bacterial infection in neonates occur. बच्चों में शायद ये इन्फेक्शन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के थ्रू फैलता है इस बैक्टीरिया के थ्रू। अगर कोई इन्फेक्शन in neonates include osteomyelitis, arthritis, conjunctivitis, respiratory infection, endocarditis and periodontitis. The presumptive identification depends on their ability to hydrolyze hippurite. Okay. कितना हाइड्रोलाइज कर पाते हैं वो हिप्यूराइट को, उसकी एबिलिटी के बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बैक्टीरिया को। अनदर टेस्ट टू आइडेंटिफाई ग्रुप बी इज कैम्प, जो पीछे भी देखा था कैम्प में। कैम्प बी के लिए, ग्रुप बी के लिए कैम्प रिएक्शन हमने देखी थी। ए के लिए पैसिटोसिन था, ठीक है। कैम्प रिएक्शन which can be demonstrated by the production of attenuated zone of hemolysis as a butterfly appearance, जो कि इस डायग्राम में दिया हुआ है बहुत अच्छे से कि इस ग्रुप बी जो है कैम्प रिएक्शन देंगे और वो हमें पता कैसे चलेगा, वहाँ पे एक जोन ऑफ हीमोलाइसिस बनेगी जो कि बटरफ्लाई शेप का होगा। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस स्ट्रीक बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई बटरफ्लाई लाइक अपीयरेंस। ओके। Hence, group B streptococci are inoculated perpendicular to the streak of Staphylococcus aureus grown on blood agar. Beta hemolysis of Staphylococcus enhances the lysis of streptococci. अच्छा, तो Staphylococcus aureus की प्रेजेंस में perpendicular to the streak of Staphylococcus aureus grown था, तो परपेंडिकुलरली स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ग्रो किया जाता है ब्लड आकार में, तो उनके परपेंडिकुलर में स्टेप्टोकोकाई स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का हम डाल रहे हैं ब्लड आकार में और हमें परपेंडिकुलर स्ट्रीक्स मिल रही हैं स्टेप्टोकोकाई की। बीटा हेमोलाइसिस ऑफ स्टेफाइलोकोकाई ऑरियस इनहेंसेस द लाइसिस ऑफ स्टेप्टोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई का हीमोलाइसिस एनहांस करता है स्ट्रेप्टोकोकाई के हीमोलाइसिस को। ओके, तो ये परपेंडिकुलर स्ट्रीक्स मिलेंगे हमें और बटरफ्लाई लाइक मिलेगा कैम्प टेस्ट। कैम्प की अगर हम फिर से फुल फॉर्म बोल देते हैं क्रिस्टे एटकिंस एंड मंच पर्स्टेड। ओके, ग्रुप सी एंड ग्रुप जी स्ट्रेप्टोकोकाई की अगर हम बात करें, Group C and Group G can be are predominantly animal pathogen. Okay, the species Streptococci discalctant subspecies Equilicemus is usually associated for isolated from human sources. Human sources जनरली isolated है, animals में ज़्यादा होंगे. Most isolates of these species possesses either Benzapid C or Group G antigen. It may cause human infections like pharyngitis, endocarditis, septicemia and meningitis. Okay. तो humans में infection cause करता है. Then what is the meaning? Is usually and subspecies usually isolated from subspecies जो है इसका ये शायद usually isolated है. बाकी disgalactin जो है वो
ह्यूमन इन्फेक्शंस कॉज करता है ये सब। सिमिलर टू स्ट्रेप्टोकोकस पाइलजी, केसेस ऑफ pneumonitis and acute rheumatoid fever have been reported following streptococcus subspecies represent। अच्छा, पायोजेंस के केस में जैसे हमें पायोजेनिक इन्फेक्शन के बाद ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस और एक्यूट रियूमेटिक फीवर मिलता था, वैसे ही स्ट्रेप्टोकोकस डिसहेरिडेंस एंड सबस्पीशीज इक्विसिमुलिस के बाद भी हमें ये इन्फेक्शन रिपोर्ट करने को मिलते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग हियर, फिर देन ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई की हम बात करें, स्ट्रेप्टोकोकाई बिलोंगिंग टू ग्रुप डी आर क्लासिफाइड एज एंटेरोकोकाई जो कि फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई है, एंड नॉन एंटेरोकोकाई जो कि नॉन फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई डी के ग्रुप क्लासिफाइड है, एंटेरोकोकाई नॉन एंटेरो यूजुअली नॉन हीमोलाइटिक। ओके, नॉन हीमोलाइटिक में हमने देखा था फीकैलिस जो था, तो वो यहाँ पे फीकल एंड नॉन फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई आर यूजुअली नॉन हीमोलाइटिक, while some strains may be alpha or beta hemolytic. Some strains में होता है has been reclassified as a separate genus of Enterococcus. एंटेरोकोकाई को एंटेरोकोकस में अलग क्लासीफाई किया है। नॉन एंटेरोकोकाई ऑफ ग्रुप डी are inhibited by 6.5% sodium chloride are now named as ग्रुप डी बोल देते हैं, जो कि नॉन एंटेरोकोकाई वाले हैं। एंटेरोकोकाई वालों को एक अलग ग्रुप दे दिया है। वो ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई और एंटेरोकोकाई आर पॉजिटिव और बाई इंसुलिन हाइड्रोलाइसिस टेस्ट। ओके, तो जो एंटेरोकोकाई जो कि हमने इसमें से अलग कर दिया है, नॉन एंटेरोकोकाई जो कि ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई हैं, दोनों ही बाई इंसुलिन हाइड्रोलाइसिस टेस्ट देते हैं। ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई में कॉज जेनिटोयूरिक इन्फेक्शन और एंडोकार्डिटिस रेयरली, दे आर ससेप्टेबल टू पेनिसिलिन। पेनिसिलिन ससेप्टेबल हैं और एंडोकार्डिटिस और ये कर सकते हैं, ये क्योंकि हमने इस टेबल पे देखा था कि कॉज करते हैं हमारे स्ट्रेप्टोकोकस फीकैलिस, जो कि इसमें आते थे इस ग्रुप में। ओके, एंटेरोकोकस नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, देन वी विल बी गोइंग टू ओवरकम विद द क्वेश्चन विरिडेंस क्या होता था, विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई क्या है। एंटेरोकोकस की हम बात करें तो एंटेरोकोकाई आर ऑल्सो बिलोंग टू ग्रुप डी एज दे कंटेन द सेम एंटीजन एज द ग्रुप डी, बस इनको थोड़ा अलग कर दिया था दो पार्ट में करके। दे आर नॉर्मल इनहैबिटेंट ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। नॉर्मल हैबिटेंट होते हैं हमारे इंटेस्टाइन के, प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी कुछ, जैसे कि पॉजिटिव हीट टेस्टिंग में अच्छी देता है, रिलेटिवली हीट रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, दे आर एबल टू ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ 6.5% सोडियम क्लोराइड, जो कि हमने यहाँ पे देखा था। इनहिबिटेड बाय द डिसीजेस। नॉन एंटेरोकोकाई ऑफ ग्रुप डी, जो नॉन एंटेरोकोकाई है वो इसमें ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन जो एंटेरोकोकाई है वो इसमें ग्रो कर सकते हैं। दिस वाज अ डिफरेंस द एबिलिटी टू ग्रो है ये PYR टेस्ट पॉजिटिव होंगे। What is this PYR test? Okay, no idea. Then they are resistant to SXT, trimethoprim sulfamethoxazole. Okay, trimethoprim sulfamethoxazole से ये रेजिस्टेंट होते हैं, जो कि ओके on Mekong medium they grew as tiny deep pink colonies. Okay. Gram staining में appear as pair of overcoca and short genes. ठीक है, the identification of species is based on biochemical reactions. Enterococcus faecalis is most commonly isolated Enterococcus from human sources. ठीक है, other Enterococcus are Physetum, Duraminum,
then has been indicated fermentation of mannitol, sucrose, acetals, orbitol, acetylenol, and producing black colonies, then growing on Tenderloin Draga. ये सब का अलग अलग कहाँ कैसे क्या ग्रो करता है, कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए. इसमें फीकैलिस जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इस फ्रीक्वेंटली आइसोलेटेड फ्रॉम द केसेस ऑफ यूटीआई, एंटेरोकोकस फीकैलिस and wound infections. They may also cause other infections like subacute bacterial endocarditis, septicemia, periodontitis, infection of biliary tract, strain resistant to penicillin and other antibiotic occur frequently. Okay, penicillin से जो resistant strains हैं और अदर एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस में वो फ्रीक्वेंटली मिलते हैं. वैंकोमाइसिन इज कैन बी अल्टरनेटिव ड्रग फॉर पेनिसिलिन फॉर ट्रीटिंग दिस. हाँ, क्योंकि जो पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट हो जाते हैं, ऐसा हमने स्टेफाइलोकोकस में भी देखा था, तो उन्हें हम मिथिसिलिन जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हो जाते थे, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस जो हो जाते थे, उनको मिथिसिलिन देते थे. मिथिसिलिन से जो रेजिस्टेंट हो जाते थे उनको वैंकोमाइसिन दे देते हैं. वैंकोमाइसिन इज एन इम्पॉर्टेंट ड्रग and alternative to penicillin for its treatment. Vancomycin resistant enterococcus have also been isolated. इससे भी रेजिस्टेंट होने वाले बैक्टीरिया को मतलब आइसोलेट किया गया है. रेजिस्टेंस इज मोस्ट कॉमन है फीकम में, बट वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेज ऑफ फीकैलिस ऑल्सो रखस. अच्छा, फेसिकम में सबसे ज़्यादा कॉमन है रेजिस्टेंस, पर फीकैलिस में भी ऑब्जर्व हुए हैं. एंटेरोकोकस कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम ग्रुप डी फॉर अ नंबर ऑफ टेस्ट शुरू होता है. अब इसको जो ग्रुप डी में ही एक्चुअली एंटेरोकोकस और नॉन एंटेरोकोकस थे, फिर इनको बाद में एंटेरोकोकस अलग क्लास कर दिया एंड ग्रुप डी में खाली नॉन एंटेरोकोकस रह गए हैं. तो ग्रुप डी से एंटेरोकोकस को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, दैट इज गिवन हियर. डिफरेंस बिटवीन दिस, क्योंकि टेस्ट के देखो बाइल एसिक्यूलिन टेस्ट तो दोनों ही पॉजिटिव देते थे, ठीक है. ग्रोथ में डिफरेंस था कि NaCl में एंटेरोकोकस ग्रो करते हैं, ग्रुप डी वाले नॉन एंटेरोकोकस ग्रो करते हैं. PYR जो टेस्ट है इसका फुल फॉर्म मैं आपको फाइंड आउट करके बताऊँगी. ये जो है ये पॉजिटिव दे रहे हैं, ये एक डिफ्रेंशिएटिंग है फीचर. सेंसिटिविटी टू SXT जो सल्फा मिथॉक्साइड, सल्फा वाली हमने देखी थी, सल्फानामाइड, ट्राइमिथोप्रिन, सल्फा मिथॉक्साजोल. ये जो इसके थ्रू सेंसिटिविटी है, दैट इज R एंड व्हाट डज दिस मीन. एक थिंग यस इट इज रेजिस्टेंट टू दिस सेंसिटिविटी, जो हमने देखा दे आर रेजिस्टेंट टू दिस एंड दे आर नॉट रेजिस्टेंट, दे आर सेंसिटिव टू दिस. तो अगर हम ये देंगे ट्राइमिथोप्रिन, सल्फा मिथॉक्साजोल, तो हमारे नॉन एंटेरोकोकल ग्रुप डी वाले बैक्टीरिया इसको किल कर सकते हैं. एबिलिटी टू ग्रो एट दिस, इनमें है इनमें नहीं है. सो दीज आर द 4 डिफरेंशिएटिंग फीचर्स. दिस इज द कॉमन फीचर. नाउ विरिडल स्ट्रेप्टोकोकाई, जो कि हमारा लास्ट इसका टाइप है और जिसके बारे में हम पहले भी पता करना चाह रहे थे. दिस ग्रुप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई प्रोड्यूस अल्फा हीमोलाइसिस ऑफ ब्लड आकार. हमने पीछे देखा था अल्फा हीमोलाइसिस में, हमने देखा था. यस, here in viridins group of streptococci is the example with how. Okay, so this group of streptococci produce alpha hemolysin on blood agar. This is known as viridin streptococci from viridins meaning green. Okay, due to greenish discoloration. Okay, तो उनका विरिडेंस नाम पड़ा फ्रॉम विरिडास, जो का ग्रीन मतलब होता रहा. हमने देखा था अल्फा हीमोलाइसिस में ग्रीनिश कलर कॉलोनी बन जाती थी एट द बॉर्डर्स एंड ब्लड अगर. दे आर कमेंसल्स ऑफ माउथ एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ओके, माउथ में और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये होते हैं. स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस इंक्लूड स्ट्रेप्टोकोकस माइटस ग्रुप, Angioinus group and Bovis group. Each group contains many species. Meliri and group F Streptococci are now included in Streptococcus angioinus group. Okay, Angioinus जो कि हमने पीछे देखा था, that was Agality जो कि group B था. This is different one. Group F is there. These groups can possess multiple group A, C, F, G and none at all. Okay.
they are ordinarily non-pathogenic but on occasion cause disease. Okay. तो Braden streptococci are associated with dental caries. हमने पहले आगे देखा है unsupported bacterial endocarditis जो कि विरिडेंस है. And dental caries is caused by streptococcus mutant. It is caused by streptococcus mutans. ओके, क्या इसी का टाइप है? ये हमें फाइंड आउट करना है. और स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस टाइप है. एक्चुअली स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस एक म्यूटेंट स्ट्रेप्टोकोकस पूरे ग्रुप बना दिया है. इसका एक स्ट्रेन है, क्योंकि इसके मल्टीपल स्ट्रेन्स होते थे तो उनका एक अलग क्लास हो गया था बाद में. तो इसका क्या इससे कनेक्शन है? लेट्स सी फर्दर. इट ब्रेक्स डाउन डाइट्री सुक्रोज प्रोड्यूसिंग एसिड एंड अ टफ एडहेसिव डेक्सट्रैन. डाइट्री सुक्रोज जो हम खाते हैं, बैक्टीरिया हम जो बोलते हैं कि एसिड प्रोड्यूस करते हैं और केरीज वगैरह होती है, तो वो यहाँ पे यही बात बता रहे हैं. ब्रेडन स्ट्रेप्टोकोक्की जो कि एसोसिएटेड है इससे. द एसिड डैमेज डेंटिन while the dextrin binds to the food debris mucous epithelial cells bacterium to form dental plaque. अच्छा, जो एसिड है वो डेंटिन को डैमेज करेगा और जो डेक्सट्रिन जो कि टफ एडहेसिव डेक्सट्रिन प्रोड्यूस हो रहा है वो फूड डेब्रिस के साथ, म्यूकस के साथ, एपिथेलियल सेल्स के साथ या बैक्टीरिया के साथ तो बाइंड होके डेंटल प्लैक फॉर्म करेगा. दिस प्लैक lead to dental caries. About 40% of subacute bacterial endocarditis is caused by virulence group of streptococci. 40% subacute bacterial endocarditis जो हो रहा है, कॉज हो रहा है, वो इसी की वजह से हो रहा है. Members of Streptococcus mitis are the predominant agent of urogenital and gastrointestinal tract. Okay. Predominant agent है Streptomyces. They cause endocarditis in person with predisposing factors such as valvular disease of heart, congenital heart disease and cardiac surgery. अच्छा, जिनमें cardiac surgery हो चुकी है, valvular disease है कोई हार्ट की, congenital disease है, ऐसे predisposing factors जिसके पास है उनमें endocarditis होने के चांसेस ज़्यादा है. Following some dental procedure, अगर उनमें कोई dental procedure हुआ है जैसे tooth extraction, they may cause transient bacteremia and get implanted or damaged or prosthetic wall or in a congenital disease heart growth to form vegetation. इन सब केसेस में टूथ का एक्सट्रैक्शन हुआ है तो उससे ट्रांजिएंट बैक्टीरिया हो सकता है, मतलब ब्लड में बैक्टीरिया का ग्रोथ होना, एंड डैमेज कर सकता है वो प्रोस्थेटिक वॉल्स को जो कि इम्प्लांट वगैरह में लगते हैं. प्रोस्थेटिक वॉल्स और कॉन्जेनिटल डिजीज्ड हार्ट इम्प्लांट को बैक्टीरिया एंड इम्प्लांटेड एंड डैमेज हो प्रोस्थेटिक वॉल. ठीक है, जो वॉल ट्रांसप्लांट हुए हैं हार्ट वगैरह में उनमें डैमेज कर सकता है ये. और इन कॉन्जेनिटली डिजीज्ड हार्ट जो कि पहले कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज में डैमेज हुआ है, उसमें ग्रो करेगा इन फॉर्म वेजिटेशन. प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक शुड बी गिवन इन सच पर्सन बिफोर टूथ एक्सट्रैक्शन. ये हमने इससे रिलेटेड कुछ स्टेफाइलोकोकस और इसमें भी पढ़ा है, उसमें भी ऐसा कुछ होता है कि जो डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू वो हो सकता है. तो हमें प्रोफाइलेटिक हमको मेडिसिन एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं ऐसे पेशेंट्स में. दैट्स वाई वी हैव टू टेक द केस हिस्ट्री एंड ऑल. विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोक्की आर जनरली पेनिसिलिन sensitive विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोक्की, बट सम स्ट्रेन्स में भी रेजिस्टेंट हो सकते हैं. एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी ऑफ ये बैक्टीरिया मस्ट बी डिटरमाइंड फॉर अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ एंडोकार्डाइटिस. ये बैक्टीरिया सेंसिटिव है कि नहीं उसका टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है फॉर अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ एंडोकार्डियाइटिस. ओके, सो हियर द चैप्टर ends and we are going to do some key points to compile the chapter, and after this I will be making a short video on the question marks which I have used in this chapter. Key points: स्ट्रेप्टोकोक्की gram positive है,
चेन में अरेंज होते हैं, सिंपल मीडियम में पुअर ग्रो करते हैं और एडिशनल कार्बोहाइड्रेट इन सबकी प्रेजेंस में अच्छा ग्रो करते हैं। हीमोलाइसिस अल्फा बीटा गामा देखे थे हमने। बीटा में क्लासिफाइड लंसेबल सीरोलॉजिकल नेम A to B, दिस विल बी बेस्ड ऑन कार्बोहाइड्रेट एनर्जी ये सब, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस पाइजन बिलोंग टू लंसेबल ग्रुप A, fistula and Walden fluids is selective medium, hemolysis and pyogenic exotoxins are the toxins produced by pyogenic streptokinase, deoxyribonuclease, NADase, hyaluronidase are important enzymes. Streptococcus pyogenes produces pyogenic infections with a tendency to spread locally. Pyogenic infection with a tendency to spread locally, ठीक है। And so through chemical is most common strophtococcal non-supportive superior local infection. Group 3 Streptococcus are important pyogenic neonates, especially septicemia meningitis can be actually to identify Streptococcus being covered on Enterococcus faecalis is frequently associated with cases of urinary tract infection, wound infection, heat resistance positive for E. faecalis. Militants from Streptococci produce alpha hemolysis or blood agar. And they are commensals of mouth and upper respiratory, ordinary non-pathogenic but occasions classified into 20 cases. और इस पर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसकी टॉक्सिन्स, एंजाइम्स, लंसेबल ग्रुपिंग, कैंप रिएक्शन, इन सबके क्वेश्चंस बन सकते हैं। So finally, thank you so much for watching the video. Here that it ends. Thank you so much.